Hello student, my name is K Singh and faculty of Amazon Institute, and today I will start your new chapter known as chemical kinetics. This is the very important chapters regarding for crash course. और बेटा हर साल एवरी ईयर इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप कभी लीव आउट नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स चाहे सीईटी हो, चाहे जेई हो या नीट हो, ये मस्ट है बेटा कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पूछा गया। मैं आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास्ट ईयर में पूछे गए। सो दैट वी आर स्टार्टेड हियर न्यू चैप्टर नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। सो दैट द नेम इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो बेटा हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, स्पेशली फॉर क्रैश कोर्स स्टूडेंट। सबसे पहले बेटा हम यहां पे पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन, हमें रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शंस के दो सेक्शन होंगे, एक बेटा एवरेज रेट पढ़ेंगे और दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे रेट इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट के टर्म्स में बेटा हम रेट यहां पे पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पे जो हम सीखने वाले हैं बेटा, हम यहां पे सीखेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सीखेंगे। थर्ड जो पार्ट है बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, ये हम सीखेंगे। साथ में nth ऑर्डर भी सीखेंगे। और फोर्थ जो इसमें सीखने वाले हैं वो है बेटा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, यानी हम यहां पे बेटा सीखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये चार टॉपिक वी आर कंप्लीट हियर, और इस चार टॉपिक पे ही बेटा बेस हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन नीट, सीईटी और जेई में पूछा गया है। वो हम आपको समझाते जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। तो सो दैट वी आर फर्स्ट स्टार्ट हियर रेट ऑफ रिएक्शंस। हम रेट ऑफ रिएक्शंस यानी फर्स्ट टॉपिक यहां पे कंप्लीट करेंगे। तो देखो बेटा पहली चीज तो आप समझ लीजिए केमिकल काइनेटिक्स। एक टर्म्स होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है काइनेटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई भी चीज रुकी हुई, और काइनेटिक्स का मतलब होता है कोई भी चीज मूवेबल, जो चीजें मूव करती रहती है वो हमारी काइनेटिक्स बताती है। थर्मोडायनेमिक्स हमें बेटा किसी भी रिएक्शंस की फिजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़ा था वो वो बताता है कि कोई भी रिएक्शंस हमारी फिजिबल है या फिजिबल नहीं है, पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। साथ में बेटा वो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है, वो बताता है। बट काइनेटिक्स हमें क्या बताता है? काइनेटिक्स बताता है कि कितने टाइम इंटरवल, कितने टाइम के बाद, कितनी देरी के बाद कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या कितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ काइनेटिक्स के रिस्पेक्ट से सीखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में सीखा जाता है। तो हम यहाँ पे बेटा अगर हम रेट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस हम कैसे लिखते हैं। समझते जाइए, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा हम एवरेज जो रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं कि कोई भी रिएक्शंस किस रेट से, किस स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में जा रहा है। जितना बेटा रिएक्टेंट आपका कंज्यूम होगा उतना ही उसी के रिस्पेक्ट में आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये हमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए बेटा हम कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शंस लिखते हैं ना। मान लो हमने एक रिएक्टेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, ओके। मान लीजिए T इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे जीरो, मतलब अभी हमारी रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई है, मान लीजिए इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने मान लिया बेटा R0, ठीक है। हमने इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लिया R0, और इस टाइम ये क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और मान लीजिए T टाइम के बाद अगर बेटा यहां पे मान लीजिए RT प्रोडक्ट बना है, तो यहां पे कितना बचेगा T टाइम के बाद? ये बचेगा RT माइनस R0 माइनस RT। ये
आफ्टर टाइम टी रिमेनिंग रह गया होगा किसमें, रिएक्टेंट में, और ये कहां पे चला गया होगा, प्रोडक्ट में। तो मीनिंग ये है कि जैसे जैसे बेटा टाइम बीतता जाएगा आपका रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, और उसी के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर हम इसे ग्राफ के थ्रू समझाएं, ग्राफिकल मेथड से बेटा समझे, तो हम अगर आपसे यहां पे कहते हैं, समझिए आप, ये बेटा हमारा रिएक्टेंट है या कॉन्सेंट्रेशन समझ लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पे हमने लिख दिया टाइम। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट बेटा जब टाइम टी रहेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगा। मान लीजिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां R0 मान लिया। जैसे जैसे टाइम आपका बीतता जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कंटिन्यूअस धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होती जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। लेकिन अगर हम इसी को प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से बनाते, अगर हम यहां पे टाइम लिखते और यहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते, तो प्रोडक्ट बेटा टी टाइम पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब हमें क्या करना है, देखिए सपोज करो अगर हमने यहां पे कहा ये हमारा T1 टाइम है और ये हमारा T2 टाइम है, तो T1 टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन और हमने कहा यहां पे T2 टाइम की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर यहां से यहां तक यानी T इक्वल टू 0, अगर हम यहां से यहां की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो बेटा ये वैल्यू मिलेगी, मतलब आप यहां पे डॉट लगा दिया, हमने इसको कह दिया ये R0 था, हमने इसको कह दिया R1। फिर हमने कहा इस टाइम पे बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन कहां से यहां तक चली जाएगी, जिसको हमने कह दिया क्या, इसे हम कह देंगे R2 मान लिया। तो यहां से यहां तक का जो भी बेटा रेट होगा, जो भी बेटा यहां से यहां पे मूव करेगा, वो जो हमारा रेट होगा, तो रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट हमेशा बेटा लिखा जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और बेटा प्रोडक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब अगर किसी भी रिएक्शंस का अगर हम रेट लिखते हैं, दिस इज नोन एज एवरेज रेट, पहले हमने लिख दिया। अगर किसी रिएक्शन से एवरेज लिखते हैं तो बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी चेंज इन हमेशा क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो हम यहां पे लिखेंगे R फाइनल माइनस R इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये हमारा क्या बनेगा, रेट, या ऐसे चेंजेस को हम डेल्टा R अपॉन डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द रेट। अब यहां पे ये जो बेटा वैल्यू लिखी जाएगी ये क्या होगी, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। मतलब RF की बात करें तो ये क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कब बेटा, एट टाइम T, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट मान लीजिए टाइम T। और RI क्या है, यह है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0। हमेशा बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन किसमें रहता है, ये हमेशा रहेगा मोल पर लीटर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम मोलरिटी भी बोल सकते हैं ना। तो ये m मोलरिटी के टर्म्स में लिखा जाता है। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आप यूटिलाइज करेंगे वो किसमें होनी चाहिए, मोल पर लीटर, नॉट पर ग्राम पर लीटर। अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, कहीं से भी बेटा यहां से यहां तक की अगर आप बात करते हो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, तो जो इसका रेट आता है उसे हम कहते हैं एवरेज रेट बेटा, क्योंकि वो आपका एवरेज आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक आपकी स्पीड धीम और तेज होती रहेगी। तो एवरेज रेट जो होता है वो क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां से यहां तक का जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है, R2, मतलब फाइनल कितना है बेटा, R2 माइनस R0, और ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T0। दिस इज द, और इसे आप क्या कहेंगे, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहां पे बेटा, इसमें आप समझें, यहां पे जो R0 की वैल्यू है बेटा वो क्या है, ग्रेटर देन है R2 से।
सो दैट ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, अगर आप फाइनल आंसर निकालें तो ये वैल्यू बेटा आपकी किस में आ जाएगी, निगेटिव के टर्म्स में आ जाएगी। दिस इज नोन एज एवरेज रेट। लेकिन आप ये समझिए रेट कभी भी बेटा माइनस में नहीं जा सकता। कैसे आप रेट को माइनस में ले जा सकते हैं, रेट बेटा कभी भी निगेटिव के टर्म्स में नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी स्पीड जीरो हो सकती है, प्लस हो सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप स्पीड को माइनस में लेके चले जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सो दैट बेटा जब कभी हम रेट ऑफ रिएक्शंस यानी जब कभी हम रेट बेटा लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट हम लिखेंगे बेटा फॉर द रिएक्टेंट की, तो हम वहां पे ऑलरेडी एक माइनस का साइन लगाएंगे ताकि वो जो है किसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा रफ करके, अगर बेटा हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट अगर आप लिखना चाहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट अगर आप लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्यों माइनस लगा दिया, क्योंकि अगर बेटा ये और हमेशा किसमें आएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सेम पैटर्न अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, टी इक्वल टू बेटा 0 है और मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम मान लेते हैं t1, तो इस टाइम पे जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो मान लीजिए RT हो गया, ठीक है। और यहां पे स्टार्ट देखो बेटा इसका क्या है, जब t इक्वल टू 0 रहा होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, 0 रहेगी। t टाइम के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां पे पहुंच जाएगी। तो मतलब ये है कि अगर आप इसका फाइनल माइनस इनिशियल देखिए प्रोडक्ट के लिए अगर हम बात करें, इसे हम P से लिखते हैं, मान लो बेटा इसे हमने लिखा P1 और यहां पे लिख दिया P0। तो अगर हम इसका जो चेंजेस निकाले, रेट अगर निकालेंगे आप, रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इनका भी चेंजेस आएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और अगर आप यहां पे देखें तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P0 अपॉन T1 से ये बेटा क्या हो जाएगा T1। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो बेटा P1 क्या है, ग्रेटर देन है P0 से, सो दैट ये ऑलरेडी किसमें आएगा, प्लस के टर्म्स में मिलता जाएगा। तो अब अगर आप यहां पे देखें, अगर हम यहां पे लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये बेटा प्लस सिंबल से लिखा जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो दो चीज आप सबसे पहले ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे, क्या, डेल्टा R एंड डेल्टा P। रिएक्टेंट हमेशा किसमें लिखा जाएगा बेटा, नेगेटिव साइन में, और प्रोडक्ट किसमें लिखा जाएगा, प्लस साइन में। अब यहां पे बेटा साथ में एक अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें रहता है इंस्टंटेनियस रेट। मतलब इंस्टंटेनियस रेट क्या होगा, देखिए इंस्टंटेनियस रेट क्या होता है, ये होता है बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ स्मॉल टाइम इंटरवल, दैट इज नोन एज इंस्टंटेनियस रेट। और इसको लिखा जाता है जनरली बेटा ऐसा लिख देते हैं dr अपॉन dt। तो दिस इज द इंस्टंटेनियस रेट। तो यानी अगर आप रेट लिखना चाहते हैं एवरेज रेट के टर्म्स में, तो आप रेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस dr अपॉन dt फॉर रिएक्टेंट, या प्लस dp अपॉन dt फॉर प्रोडक्ट। तो हम दोनों तरीके से लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो। अब बेटा क्या है कि कोई भी अगर रिएक्शन अगर आपकी प्रोसीड होती है, देखिए रिएक्शंस लिखने का पैटर्न समझिए, कोई भी अगर आपकी रिएक्शंस प्रोसीड हो रही है, ठीक है, तो सपोज करो अगर हमने आपसे कहा 2A प्लस B से C प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए अप्रोक्सीमेट। तो बेटा देखिए इसका 2 पार्ट और इसका 1 पार्ट खत्म होगा और इसका 1 मोल यानी 1 पार्ट फॉर्म होगा। किसी भी रिएक्शंस में ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा होता है, ये कोफिशिएंट बेटा क्या बताता है कि इसका 2 हिस्सा 2 पार्ट और इसका 1 पार्ट मिलके बेटा इसका 1 पार्ट फॉर्म करते हैं। तो यहां पे जब कभी आप किसी भी रिएक्शंस का रेट लिखेंगे, तो जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन में, रेट पार्टिसिपेट जो करता है, तो रेट बेटा इसका और इसका, मतलब इसका खत्म होने का रेट, इसका खत्म होने का रेट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। भले इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा जाएगी,
इसका अमाउंट ज्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन जो रेट है वो कैसा रहेगा, इन दोनों का इक्वल रहेगा और उसी रेट से ये फॉर्म होगा। तो समझ लीजिए किसी भी रिएक्शंस का रेट जो होता है वो बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब के लिए क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो अगर आप इस तरह की किसी भी रिएक्शंस का रेट लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, हम अगर यहां पे बेटा जनरल रिएक्शंस बेटा यहां पे लिखते हैं, आप देखिए इसको इस तरह से, अगर हमने लिखा AA प्लस BB इक्वल टू CC प्लस DD ना, अगर आप इसका रेट लिख लेंगे तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, सबका रेट लिखने का पैटर्न होता है, जो कॉफिशिएंट होता है ये बेटा क्या चला जाता है, इसके इनवर्स में जाता है, तभी आप परफेक्ट रेट लिख सकते थे, यानी 1/A और ये हो जाएगा DA/dt दैट इज इक्वल। अच्छा रिएक्टेंट है तो आप हमने पहले बताया रिएक्टेंट के लिए क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू -1/B dB/dt एंड प्रोडक्ट को बेटा प्लस में लिखा जाएगा dC/dt एंड दैट इज इक्वल टू 1/D एंड dd/dt। ये जो चीजें लिखी है ये बेटा क्या है, ये सब इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब देखिए यहां पे ये जो बेटा लिखा है ये क्या है, ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यु इसकी वैल्यू क्या है, एक जैसी रहेगी, बट इसमें ये जो टर्म्स लिखा है ध्यान से समझिए, ये जो बेटा टर्म्स लिखा है dA/dt या dB/dt या dC, ये जो बेटा टर्म्स लिखा है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये क्या है बेटा, रेट ऑफ, इसके लिए कहेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट A, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट B, और ये क्या है बेटा, ये है हमारे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट ना। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एंड ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। तो रेट मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन सबका इक्वल होगा, बट रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस का क्या रहेगा, अलग अलग होगा, वो डिफरेंट होगा। तो ये हमें हमेशा यूटिलाइज करना है बेटा। दिस इज द, ये फिर से बताओ ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन सबकी क्या होगी, एक होगी, बट रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस वो सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर हम आपसे कहें, समझिए आप, अगर हम आपसे कहते हैं कि एक रिएक्शंस मान लो फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा ना 2A प्लस B, हमने कहा ये बन रहा है C, हमने इसमें कहा, हमने कहा इफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C इज, क्या बोला बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C इज 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मान लीजिए यूनिट बाद में समझाएंगे हम, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर उन्होंने रेट बेटा इस तरह से लिखा क्योंकि दिस इज द रेट, ठीक है, हमने आपसे पहले बताया रेट क्या है, dx/dt, dr/dt। अब आपसे कहता है, ठीक है, अब आपसे कह रहा है फाइंड आउट, क्या बताना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एंड B, क्या बताना बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एंड B। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले हम इसका क्या लिख दें, यहां पर लिखते हैं, सबसे पहले हम इसका लिख दें रेट ऑफ रिएक्शंस, कैसे लिखी जाएगी रेट ऑफ रिएक्शंस, 1/2 dA/dt लिखना सीख लीजिए, और माइनस के साइन में दैट इज इक्वल टू -1/1, चूंकि dB/dt एंड दैट इज इक्वल टू बेटा 1/1 dC/dt। ध्यान से समझिए,
ये जो वैल्यू दिया है रेट ऑफ रिएक्शंस, तो ये सब के लिए मतलब इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, सबके लिए क्या है, इक्वल है। बट ये क्या है, ये है हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस ये सबके लिए क्या है, इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शंस मतलब कितना दिया है, 2 into 10 की पावर -3 दैट इज इक्वल टू -12 dA अपॉन dt एंड दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ये वाला कहां चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, यानी dA अपॉन dt, देखिए माइनस प्लस साइन सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है। ये कितना हो जाएगा, 2 into 10 की पावर -3, तो कितना हो जाएगा 4 into 10 की पावर -3। ये क्या है बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और साथ में अगर दूसरा कहता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो हमें क्या बताना है, ये चूंकि इसकी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी हमारा dB अपॉन dt दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो इससे अगर हम आप ध्यान से समझे तो इससे में ये पता चलता है बेटा, किसी भी रिएक्शंस का जो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस है वो रेट ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम यहां पे एक फार्मूला फाइनल लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इनटू कोफिशिएंट मैट्रिक कोफिशिएंट। ओके, तो मीनिंग क्या हो गया बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस हम सिंपल सा क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, इसका अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछेगा तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पूछेगा बेटा तो इसमें 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, इसका पूछेगा तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है। साथ में आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, इनका इंटर कन्वर्जन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखते जाइए, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा बेटा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो सो आप इस तरह के लिए प्रिपेयर रहेंगे हमेशा। चलिए, जैसे अगर उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, मान लो उन्होंने लिख दिया होता फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया कैसे बनेगा, N2 प्लस 3H2 दैट इज इक्वल टू 2NH3। अगर हम इसका रेट के टर्म्स में रिएक्शंस लिखे, अगर हम रेट लिखना चाहेंगे तो चूंकि 1 है बेटा तो क्या हो जाएगा, dN2 अपॉन dt। इसे आप फिर से मैं बता रहा हूं, इसे आप डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T भी लिख सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, d लिखे या डेल्टा लिखे। ये माइनस के टर्म्स में दैट इज इक्वल टू -1/3 डेल H2 अपॉन dt एंड ये क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा कैसे लिख रहे हैं कोफिशिएंट को। अच्छा, अब इसको बेटा ऐसे भी लिखा मिल सकता था, देखिए इसको हम अगर इन दोनों का रिलेशन देखें तो अगर इसको इधर भी ले जा सकते हैं, -3 dN2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू -dH2 अपॉन dt, ये भी हो सकता था। ओके, अगर हम इन दोनों के रिलेशन में देखें तो वो किसी भी कंडीशन में बेटा, बाकी ये तो इसके जैसा रहेगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब ये इधर भी जा सकता था, ये इससे रिलेट हो सकता था, ऐसा भी लिखा हो सकता था, ऐसा भी बेटा आपको ऑप्शन मिल सकता है, या आपको ऐसा भी दे सकता है, इसका मतलब d अगर हम यहां देखें N2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू, अगर इसको इधर लेके चले जाए -dH2 अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो क्या हो सकता था 3/2 dNH3 अपॉन dt। तो ये सारे बेटा क्या हैं, इनके करेक्ट ही ऑप्शंस हैं। जैसा कि अगर हम इस पे एक एग्जांपल दें तो बेटा 2000 नीट 2019 में बेटा क्वेश्चन पूछा है, देखिए पिछले साल का क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शंस, इसी पे लिखा है फॉर ए केमिकल रिएक्शंस, फॉर अ केमिकल रिएक्शंस, क्या रिएक्शन है, वही बेटा N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। कह रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन इज,
करेक्ट ऑप्शन इज, क्या करेक्ट ऑप्शन है, पहले ऑप्शन लिख देता हूं, -1/3 डी H2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस डी NH3 अपॉन dt, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड की बात करें, माइनस डी N2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू करा 2 डी NH3 अपॉन dt, ये सब ऑप्शंस बेटा दिए हैं। थर्ड ऑप्शन आपको कह रहा है माइनस डी N2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 1/2 डी NH3 अपॉन dt, and fourth one is 3 dH2 upon dt that is equal to 2 d NH3 upon dt। अब आप देख लीजिए कौन सा रिलेशन यहां पे करेक्ट हो सकता है। सो अगर हम इसका इसी फॉर्म में इक्वेशन लिखें तो देखिए माइनस ये है, अगर इसको बेटा इधर भी माइनस लगा है तो ये भी माइनस ये भी माइनस, कैसे पॉसिबल हो सकता है? लिखा सही है ये इतना रिलेशन, लेकिन यहां माइनस नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें ये माइनस में है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहां पे क्या लिखा है 1/2 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है 2 लिखा है, इसका मतलब है ये रिलेशन भी अगर आप ध्यान से देखें इसका और इसका रिलेशन भी करेक्ट नहीं है। अगर हम इसमें देखें ये क्या है माइनस डी N2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू हाफ डी NH3 अपॉन dt, देखिए बिल्कुल इसी तरह से लिखा है, इसका मतलब ये आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर हम थर्ड भी चेक कर लेते तो ये बेटा 3 के टर्म्स में अगर हम इसको इधर लेते जाते, मान लीजिए ये हमारा 3 आ जाता, दिस इज द H2, ये बोल रहा है, तो 3 अगर के टर्म्स में देखे बेटा तो ये क्या 2 अगर हम इधर ले जाएं, ये 2 इधर जा सकता था 3 इधर जा सकता था, मतलब अगर इन दोनों का रिलेशन बनाए, देखिए इन दोनों का अगर हम रिलेशन बनाए तो ये क्या बन सकता था 3 इधर जा सकता था 2 इधर, मतलब -2 dH2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू बन सकता था 3 d NH3 अपॉन dt, ये बन सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया थोड़ा सा उल्टा कर दिया, इसलिए ये भी गलत है। सो दैट इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप सिंपली से बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, दिस इज द, ये अगर करेक्ट है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है और दिस इज आल्सो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी दोनों के रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल है, बट रेट ऑफ अपीयरेंस इसका बेटा अपीयरेंस ये है और इसका डिसअपीयरेंस ये है, मतलब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोथ आर सेम, बट हियर रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शंस आर डिफरेंट, क्योंकि इसमें बेटा रेट ऑफ अगर अपीयरेंस निकालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस में कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसके पहले हमने फार्मूला आपको बताया था। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें एवरेज रेट पे बेस इसी तरह से क्वेश्चंस सीईटी में भी पूछे गए, नीट में भी पूछे गए और जेईई में भी बेटा इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहे। दिस इज द एवरेज रेट। नाउ बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट, अब हम करते हैं बेटा देखिए, अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट जिसे हम के से लिखेंगे। तो जनरली बेटा जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सिस्टम का रेट कांस्टेंट होता है, तो ये हमेशा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करता है, प्रोडक्ट की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर एक आदमी के पास 100 रुपए है और आधे घंटे के बाद अगर उसके पास 50 रुपए रह जाता है, तो इसका मतलब 50 रुपए कहां चला गया, प्रोडक्ट में चला गया। सेकेंड टाइम अगर एक आदमी के पास 200 रुपए है और 1 घंटे के बाद उसने जो है 100 रुपए का कोई सामान परचेज कर लिया, यानी 100 रुपए का प्रोडक्ट कोई ले लिया, तो उसके पास बचा कितना 200 - 100 यानी 100। तो मतलब यह है कि दोनों में से किसी एक की इंफॉर्मेशन अगर आपको पास मिल जाए तो दूसरे की इंफॉर्मेशन आप आसानी से बता सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, ये लिखा जाता है बेटा, रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ये हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन के रिस्पेक्ट से अगर इक्विलिब्रियम को अगर आप ध्यान रखें, लॉ ऑफ मास एक्शन
जिसे हम कहते हैं रेट लॉ कहा जाता है। रेट लॉ के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो किसी भी रिएक्शंस का जो रेट लिखा जाता है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑफ कोफिशिएंट। अब आप समझिए यहां पे एक पावर लग जाता है जिसे हम x मान लिए। अब वो x क्या है वो हम आपको बाद में समझाएंगे। मतलब यह है कि किसी भी रिएक्शंस का अगर हम रेट कांस्टेंट के टर्म्स में लिखें तो मान लीजिए अगर हमने एक रिएक्शंस लिखा A से बेटा प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका जब रेट लिखेंगे तो बेटा क्या लिखा जाएगा K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। दिस इज द ये रेट है लिखा है बेटा किस टर्म्स में रेट लॉ के रिस्पेक्ट से। रेट लॉ के रिस्पेक्ट से रेट ऑफ रिएक्शंस रेट बेटा किसी भी रिएक्शंस की इस तरह से लिखी जाएगी। बट जब कभी हम रेट कांस्टेंट की बात करते हैं समझिए मेरी बात, जब हम रेट कांस्टेंट मतलब रेट लॉ के हिसाब से किसी रिएक्शंस का रेट लिखने लगते हैं तो इसके ऊपर जो कोफिशिएंट लगाया जाता है वो बेटा दो पैटर्न से यूटिलाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रिएक्शंस होती है वो दो तरह की होती है। हमारी रिएक्शंस एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो हम यहां पे लिखते हैं रिएक्शंस जो होती हैं रिएक्शंस आर टू टाइप्स। पहला हम लिखेंगे दिस इज द एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा बेटा क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? द रिएक्शन दैट कंप्लीट इन वन स्टेप, यानी जो रिएक्शन वन स्टेप्स में कंप्लीट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो बेटा मोर देन वन स्टेप में बेटा कंप्लीट होती है उसे हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो जितनी एबीसीडी फॉर्म वाली रिएक्शंस चूंकि इस चैप्टर में आपको ऐसे मिलने वाला है 2a + b दैट इज इक्वल टू c, ये सब हमेशा क्या है दिस इज द एलिमेंट्री रिएक्शन। आप समझ लीजिए एक स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट होती है हमेशा उसे क्या कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जैसे हम आपसे कहें 2O3 दैट इज इक्वल टू 3O2, ये एक रिएक्शंस लिखी। बट ये रिएक्शंस बेटा वन स्टेप्स में नहीं कंप्लीट है। ये रिएक्शंस हमारी कितनी दो स्टेप में, मतलब O3 से पहले बनता है O2 + O, फिर दूसरे स्टेप में बनता है O3 + O यूटिलाइज करके बनाता है बेटा O2। और जब इसका सम करते हैं ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये बेटा हमारा सेकेंड। जब इनका सम करते हैं बेटा ये इससे कट जाएगा और जब आप इसे सम करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा देख लीजिए ये आपका 2O3 दैट इज इक्वल टू ये इससे कट जाता है और क्या बन जाता है 2O2। तो ये जो रिएक्शंस हैं जो रिएक्शंस मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और आप कभी भी कोई पर्टिकुलर रिएक्शंस को देख के कभी बता ही नहीं पाएंगे इस तरह के कि ये कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री। तो वो रिएक्शन क्वेश्चन में आपको देगा कि इज द कॉम्प्लेक्स या एलिमेंट्री। बट ध्यान से समझिए जब कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है मोर देन वन स्टेप, इसमें एक ऐसी रिएक्शन होती है जो स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करती है और दूसरी रिएक्शन ऐसी होती है जो फास्ट होती है। तो मान लीजिए अगर हमने इसे कहा ये हमारी स्लो स्टेप रिएक्शन है और इसे हमने कहा फास्ट स्टेप रिएक्शन है, तो जब कभी रेट बेटा इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट लिखा जाता है तो ध्यान रखिएगा हमेशा और हमेशा किसका लिखा जाता है स्लो स्टेप का ही, स्लो स्टेप रिएक्शंस का ही रेट इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो आप यहां पे मेंशन कर लेंगे फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द रेट in terms of rate constant, for a complex reaction the rate in terms of rate constant is always used the slow step reaction। ध्यान रखिएगा बिल्कुल मत भूलिएगा ये किसके लिए लिखा जाएगा हमेशा स्लो स्टेप जो होगा उसी के लिए बेटा ये यूटिलाइज किया जाएगा, उसी के लिए हमें रेट कांस्टेंट लिखेंगे। अब हम थोड़ा सा यहां पे इसे और आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए कोई भी बेटा अगर पर्टिकुलर रिएक्शंस लिखी गए, अगर वो कहता है फॉर अ एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर ए एलिमेंट्री रिएक्शन उन्होंने कहा ए या XA + YB दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट।
क्या है बेटा, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगी वो हमेशा एक ही स्टेप में होगी और वही से स्लो होगी वही फास्ट, हम हमेशा उसे क्या मान के चलते हैं, वही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी वही हमारा रेट डिसाइड करता है। मतलब ये चीज अगर आप समझे तो, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़े होंगे तो हम वहां पे लिखते थे आरडीएक्स, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो स्लो स्टेप होता है वही हमेशा क्या होता है, आरडीएस होता है। आरडीएस यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हमेशा कौन कहलाता है, जो स्लो स्टेप होता है। लेकिन दिस इज द एलिमेंट्री रिएक्शंस, इसका अगर आप रेट लिखेंगे तो रेट इक्वल टू के, देखो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। अब यहां पे जो एक्स एंड वाई पावर लगा है, देखा जाए तो दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसे एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यही बेटा जो एक्स एंड वाई यहां पे लिखा है, एक्स एंड वाई, ये क्या है हमारा ORDER, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अब ये बेटा एलिमेंट्री के लिए तो ये परफेक्ट है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है, दिस इज द एलिमेंट्री, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये बेटा x क्या है, ये है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, y क्या है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। बट अगर ये हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर होगी, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर उन्होंने कहा फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या नेचुरल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स या कोई भी बेटा नेचुरल रिएक्शन, मतलब जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साथ यूटिलाइज, जैसे ये इस तरह से बहुत सारी रिएक्शन है। जैसे अगर हम आपसे कहें, हमने कहा HI, दिस इज द H2 प्लस I2। अगर आप इसका रेट लिखना चाहें तो अगर आप K और HI की पावर 2 लिखेंगे तो ये आपका गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी नेचुरल या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में या तो बेटा मोर देन वन स्लो स्टेप के टर्म्स में लिखा हो, और या तो बेटा वो क्या बताया हो कि इसकी ऑर्डर क्या है। अब कभी भी आप किसी का बेटा इस तरह का ये ऑर्डर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यहां पे लिखते हैं बेटा ऑर्डर जो होता है ये क्या होता है, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। पहली चीज समझ लीजिए क्या है बेटा, इट इज अ मेंटल वैल्यू होती है बेटा, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। और ये किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का, जो हमारा स्लो स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। तो ये क्या हो सकता है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ये ऑर्डर किसके बराबर होता है, उसका कोएफिशिएंट के बराबर होगा। लेकिन बट इन कॉम्प्लेक्स ये किसके लिए होगा बेटा, ये किस पे अप्लाई होगा, इन कॉम्प्लेक्स ये किसके लिए, स्लो स्टेप या उसके लिए भी हम नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही उसका क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाएगा। तीसरा बेटा हमारा जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। हमारा जो ऑर्डर होता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो आप ये चीज समझ के रखें, किसी भी रिएक्शंस का ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, वो उसकी एलिमेंट्री रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है, और ये कैसा हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है। तो ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, आप एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन जब कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगा तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। अगर जैसे इसके पहले हमने आपको O3 वाला एग्जांपल बताया, हमने कहा O3 दैट इज इक्वल टू O2 प्लस O, फिर हमने कहा O3 प्लस O दैट इज इक्वल टू O2। हमने कहा ये हमारा मान लीजिए स्लो है, ये हमारा फास्ट है। अब हम इस पे बेटा देखिए, हम ऑर्डर नहीं कह पाएंगे, बट हम इस पे अगर रेट लिखें तो रेट क्या हो जाएगा इसका, K, और ये क्या हो जाएगा, O3। ये बेटा इसके कॉम्बिनेशन के टर्म्स में देखें, अगर इसे कंबाइंड रिएक्शंस के फॉर्म में देखें तो ये क्या बनता था, ये बनता था 3
2O3 दैट इज ये, क्योंकि इससे कट जाएगा, दिस इज द 2O2, और इसका अगर रेट इसके रिस्पेक्ट से बनाए तो क्या बन जाएगा KO3 की पावर 2, लेकिन ये क्या है, गलत है, यानी ये हमारा सही है। और इसके रिस्पेक्ट से ये क्या है बेटा, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या आएगा 1, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है। तो कभी भी जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लो फॉर्म में, स्लो स्टेप में लिखा हो, तो आप उसे डिसाइड कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, सॉरी इसका ऑर्डर क्या होगा। बट जनरल रिएक्शंस के टर्म्स में एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल डेटा या इस तरह की वैल्यू देगा, उसी से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम किसी भी रिएक्शंस का जो ऑर्डर है फाइंड आउट करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में सोचेंगे। क्या क्या दिया बेटा, दिस द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ना, तो हमारे पास क्या तरीका है, किस किस वे से हम किसी भी रिएक्शंस का ऑर्डर फाइंड करते हैं, उसके रिस्पेक्ट से हम डिसाइड करेंगे, उसके रिस्पेक्ट से हम अब यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। वही हमारा क्वेश्चंस का पार्ट बनता है, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा दो तरह से, एक तो फॉर्मूले बेस और दूसरा जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अगर आपको तरीका आता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वरना दुनिया की कोई भी केमिकल काइनेटिक्स की बुक की थ्योरी कितनी भी पढ़ डालो, कभी भी उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सो दैट हम अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हम सीखने वाले हैं कि हमारा ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। अच्छा, ऑर्डर के साथ साथ बेटा यहाँ पे एक टर्म्स होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ना, तो वो भी समझ लीजिए, क्योंकि उस पे भी सीईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बेटा, ये कुछ नहीं है, ये सम ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। ये चाहे एलिमेंट्री हो या कॉम्प्लेक्स कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा बेटा, इट इज द सम ऑफ मेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो सम होता है वही क्या कहलाता है, इसका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। मतलब कभी भी जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस लिखी होगी तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग, इसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग, और इसका जो कंबाइंड फॉर्म है इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि ये जो रिएक्शंस है, अगर इसका इसी में समझ लीजिए, अगर हम इनको सम करें तो क्या बन जाएगा कि मॉलिक्यूलरिटी बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, इसकी बात करें बेटा तो 2 आ जाएगी, और इसकी अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, क्योंकि सम ऑफ द रिएक्टेंट। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी बात करें 1 और 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमेशा बेटा जो मॉलिक्यूलरिटी होती है सम ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट होता है, चाहे बेटा ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री रिएक्शन अगर होगा, तो ये एक ही में बेटा एक ही मॉलिक्यूलरिटी आएगी उस रिएक्शंस की। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उसकी अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में उसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग प्रोसीड हो जाएगी। दिस इज द मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी बेटा क्या होती है, इट इज ए कैलकुलेटेड वैल्यू होती है बेटा, ये हमेशा क्या है, कैलकुलेट की जाती है। साथ में ये एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन पे एप्लीकेबल है। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दे आर एप्लीकेबल, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दोनों के लिए बेटा। साथ में इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या हो सकती है, ये ऑलवेज क्या होती है, होल नंबर में ही रहेगी, कभी भी बेटा ये फ्रैक्शन या जीरो या माइनस में नहीं हो सकती। नेवर जीरो, नेगेटिव या फ्रैक्शन, इसमें ये नहीं जा सकती। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इसका भी यूटिलाइजेशन आपके कई छोटे छोटे क्वेश्चंस में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम इस पे करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या द वे टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम यहां पे लिखते हैं the way to find out order of reactions, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अगर बेटा मिलने लगा तो आप रेट लॉ उसका अच्छे से लिख सकते हैं। तो पहला बेटा है यूनिट की रिस्पेक्ट से, किससे बेटा, यूनिट की रिस्पेक्ट से। तो हम यहां पे डायरेक्टली लिखते हैं किसी भी रिएक्शंस का जो रेट होता है
रेट आपने क्या लिखा था, रेट लिखा था के, और कॉन्सेंट्रेशन यानी उसका जो बेटा कॉन्सेंट्रेशन है, या आप इसे क्या लिखते थे, यानी ये हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, बराबर है। इसी के रिस्पेक्ट से यूटिलाइज करते हैं। अब ऑर्डर के रिस्पेक्ट से यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो किसी भी रिएक्शंस का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर की यूनिट तो रेट मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, तो उसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा, वो बन जाती है मोल पर लीटर। ध्यान दीजिए, मोल पर लीटर 1 माइनस एन और सेकेंड माइनस 1, ये बेटा उसकी यूनिट के टर्म्स में। अगर हम मतलब इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू से हम फाइंड आउट करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम यहां पे देखें, अगर आप के निकालें तो ये क्या लिखा जाएगा, रेट लिखा जाएगा, साथ में क्या लिखेंगे मोल पर लीटर लिखोगे। अब इसको बेटा रेट को क्या लिखते हैं, रेट जनरली क्या होता है डी सी अपॉन डी टी मान लीजिए, और ये यहीं पे आ जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। तो अगर आप सही से समझे तो ये भी बेटा किस में जाता है, कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी हमारा किस में जाएगा, मोल पर लीटर में जाएगा, यहां से इससे तो ये आपका मोल पर लीटर 1 माइनस एन के टर्म्स में आता है। मतलब अगर हम आपसे कहें, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि अगर देखिए रेट की यूनिट के रिस्पेक्ट से हम यहां पे डिसाइड करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास ये जीरो ऑर्डर होता, तो यानी n इक्वल टू क्या मान लेते, हम जीरो मान लेते, इस पे रखिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, अगर आप देखें ध्यान से समझे, ये सब क्या है बेटा, k की यूनिट हम फाइनली बना रहे हैं ना, k की यूनिट के रिस्पेक्ट से हम इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देख लीजिए आप, अगर इसको मोल पर लीटर लिखा जाए तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एन के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा k की यूनिट बनेगी जीरो ऑर्डर के लिए बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मोल लीटर 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, तो क्या बन जाएगा, फाइनली बन जाएगा मोल, बराबर है बेटा, पर लीटर पर सेकेंड। मतलब यह है कि अगर k की वैल्यू इस टर्म्स में लिया है तो आप समझ लीजिएगा क्या, कि उसकी जो ऑर्डर बन रहा है वो किस में बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। दूसरा, अगर ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता तो n इक्वल टू क्या मान लेते बेटा, n इक्वल टू हम मान लेते 1, और उसके रिस्पेक्ट में k की जो यूनिट बनती है, अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी मोल पर लीटर ये आपका जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, सेकेंड इनवर्स, यानी जो k की यूनिट ये बेटा 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो अगर k की यूनिट इस टर्म्स में दिया है तो आप इससे भी समझ सकते हैं इसका क्या ऑर्डर बनने वाला है। अगर हमारे पास, अब आप समझ सकते हैं ना, अगर तीसरा बेटा अगर सेकेंड दिया होता तो यानी n की वैल्यू 2 हो जाती है, आप रख के उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से पहला वे यही होता है कि यूनिट के रिस्पेक्ट से आप, मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट से आप समझें कि उसका ऑर्डर क्या प्रोसीड होने वाला है। अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, हम किस तरह से उसका ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इतना नोट करिए आप,